हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछता है कि प्रोजेक्ट हाथी यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ? तो उसको आप बताइएगा 1992 में। ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रोजेक्ट हांगुल कब स्टार्ट हुआ, तो 1970। प्रोजेक्ट टर्टल टर्टल कब स्टार्ट हुआ, जो कछुआ का प्रोजेक्ट होता है, वो 1999 में। ठीक है। तो ये चारों आप याद रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। तब क्या आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को में सी का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, ये जो यूनेस्को है ना, यूनेस्को में जो सी का मतलब है वो है कल्चर। ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो सी का मतलब हुआ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस राज्य से थे? तो गाइज, इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। बैरक छावनी के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि आपसे पूछता है कि किस रेजिमेंट के थे, तो 34th रेजिमेंट। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने कब विद्रोह किया था, तो 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था। ये भी आप याद रखिएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है ना, ये जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसके अलावा 2-3 और सम्मेलन हैं जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार यहाँ से सवाल बनता है। जैसे वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था और ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है। पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था और ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ था, ये समुद्री पर्यावरण से संबंधित है। इसके अलावा स्टॉकहोम का सम्मेलन 1972 में हुआ है और ये पर्यावरण से संबंधित है। तो ये चारों याद रखिएगा आप, इनसे भी सवाल फ्रीक्वेंटली एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में रेल मार्ग का सबसे ज़्यादा विस्तार किस देश में है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो है ना, वो रेलवे लाइन का विस्तार है जो। ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा दो चीज़ें और यहाँ से पूछी जाती हैं। एक पूछता है कि जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है वो किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सिडनी और पर्थ को जोड़ता है। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक पूछता है कि ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। ये रसिया का है, तो नाम थोड़ा सा अजीब है, तो इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है। तो ये दोनों आपको पूछता है, एक ऑस्ट्रेलिया वाला एक रूस वाला। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप याद रखिएगा। ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1999 में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न मिला। ठीक है। जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद उनको 1999 में जो है भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। देखिए, इसके अलावा जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, आपसे पूछ लेता है कि किनको कब कब मिला है, तो कुछ मैं बता देता हूँ, उनको आप याद रखिएगा। मदर टेरेसा को 1980 में मिला है। ठीक है। विनोबा भावे को 1983 में मिला है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला है। राजीव गांधी को 1991 में मिला है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी 1991 में मिला है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में मिला है और सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला है। और एक नाम याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लता मंगेशकर जी को 2002 में मिला है। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी उनकी डेथ हुई है रिसेंटली, तो नहीं मतलब, फिर भी आपसे इनके बारे में पूछा जाएगा, तो आप इनको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो फ्रेंड्स, जो उत्तरी गोलार्ध है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, जिसमें हम लोग भी आते हैं, भारत भी आता है। ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य इक्वेटर पे होता है, यानी कि भूमध्य रेखा पे होता है। तो इस दिन पूरे दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है। और इस घटना को ना विषुव कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, विषुव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, मतलब किसने किया था? हैदर अली ने किया था, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर अवध के नवाब ने? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीर जाफर ने। मीर जाफर ने जो है
प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि मतलब हिस्ट्री का सबसे छोटा युद्ध है ये, तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1916 में, ठीक है। ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भले ही आपसे पूछ लिया जाए, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में तो ये सवाल खैर नहीं बनने वाला, ठीक है। हिजरी संवत आरंभ हुआ था, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 622 ईस्वी में, ठीक है। और ये इस्लाम धर्म से जुड़ा है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, हिजरी संवत 622 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का जो कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर, वो किस संवत पे है, तो शक संवत पे है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तालीकोटा का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद विजयनगर एम्पायर जो है वो समाप्त हो गया था। अगर आपसे पूछा कि विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने करी थी। नाम इन दोनों का आपको याद होना चाहिए, हरिहर और बुक्का, और टाइम भी आपको याद होना चाहिए, 1336 ईस्वी में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब इस्तीफा दिया था? तो फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के बाद इस्तीफा दिया था, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में ही। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, तो 1939 ईस्वी में। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था, तो पूछ रहा है कि कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शाह मीर। शाह मीर जो है वो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। इसके अलावा जैन अल आबदीन जो है ना, इसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं, तो नाम याद रखिएगा, शायद कहीं पूछ ले। इसके अलावा देखिए कुछ वंश हैं जिसके संस्थापक आपको पता होने चाहिए, जैसे राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है दंती दुर्ग, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा चोल साम्राज्य का जो संस्थापक है उसका नाम है विजयालय, ठीक है। इसके अलावा एक और है सोलंकी वंश, जिसका संस्थापक है मूलराज प्रथम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बनते हैं, तो मुझे याद आया तो मैंने आपको यहाँ पे अभी बता दिया, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, नोट करते हुए चलिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, और आप चैनल, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है वो शुक्र की तरह दिखता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी के मुकाबले जो शुक्र है उसका वजन कितना है, तो पृथ्वी के मुकाबले जो शुक्र का वजन है वो करीब 82% के आसपास है, कहीं कहीं 81.5% भी लिखता है, ठीक है। देखिए इसके अलावा आप सोलर सिस्टम से क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो बुध, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है, तो वरुण। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो जुपिटर, जिसे हिंदी में हम बृहस्पति भी बोलते हैं, ठीक है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को ढोने का कार्य कौन करता है? तो फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी में जो है ना, वो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ले जाने का कार्य करता है आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कार्पसल्स, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी जो है इम्यूनिटी देता है हमारे बॉडी को, ठीक है। बीमारियों से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी होती है, जो आत्मरक्षा होता है, वो डब्ल्यूबीसी करता है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स जो है ना वो ब्लड को मतलब जमने में मदद करता है, ठीक है। जब कहीं कट छट जाता है तो हमारा ब्लड एक टाइम के बाद जम जाता है, तो उसमें प्लेटलेट्स हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इसमें और सारे विटामिन और प्रोटीन का भी रोल है, जब हम वो ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे, या फिर चैनल पे ऑलरेडी मैं ब्लड चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी विस्तृत में डिटेल में इसको बताया है, तो आप जा करके देख सकते हैं। बात करें प्लाज्मा की, तो टोटल ब्लड का 60% सिर्फ प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, पूरे ब्लड का 60%। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं। तो फ्रेंड्स, निश्चेतक यानी कि बेहोश करने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म भी यूज करते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड भी यूज करते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, N2O, इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी नोट करते हुए चलिए। इसके अलावा जो CO2 का प्रयोग है ना, वो हम आग बुझाने में करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, और CO2 से ही ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, तो इसको भी आप याद करिएगा। CO2 का ये दो यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आपसे एग्जामों में पूछा जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम का प्रयोग आतिशबाजी में करते हैं, बिल्कुल ठीक है, जो पटाखे वगैरह होते हैं उसमें मैग्नीशियम होता है। सिल्वर जो है ना इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं होता, इलेक्ट्रिक का जो बल्ब होता है ना उसमें आर्गन गैस होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके अलावा यूरेनियम का प्रयोग बम बनाने में करते हैं, बिल्कुल सही है।
जिंक का प्रयोग गैल्वेनीकरण में करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई आयरन की चीज़ है तो उस पर हम जिंक की जो एक परत चढ़ा देते हैं ताकि जंग ना लगे, ठीक है। तो जिंक का प्रयोग गैल्वेनीकरण में करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। सिर्फ गलत है ऑप्शन बी, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं होता है। क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है आर्गन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें डाइजेशन नहीं होता है? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है एसोफेगस, मुंह, छोटी आंत या पेट। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा पार्ट है जहाँ पे भोजन का डाइजेशन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एसोफेगस। एसोफेगस जो है ना, मुंह से लेकर के पेट तक ये बीच की नली है और इसमें किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है। मुंह में जो है ना स्टार्च का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ओसोफेगस। ऐसा नहीं है कि मुंह में किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि मुंह में स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ओके। वयस्क मानव में रुधिर की समान मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स ये जो हम एक एडल्ट ह्यूमन होता है ना, उसमें 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ब्लड होता है। महिलाओं में थोड़ा कम होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? फ्रेंड्स जो हम केसर यूज करते हैं ना, वो पौधे के कौन सा भाग होता है? पंखुड़ी होता है, पुंकेसर होता है, बाह्य दल होता है या फिर वर्तिका या वर्तिग्राक होता है? क्या होता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पंखुड़ी, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। मैं डेली जो है ना ग्रुप डी की प्रैक्टिस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नेक्स्ट डे से हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियोज़ में कम से कम 25 क्वेश्चन हो और 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक के हो, साइंस, पॉलिटी, जियोग्राफी। और मैं जाहिर सी बात है कि मैं 5 क्वेश्चन जब लेकर के आऊँगा तो उसमें आराम से हम 15 से 20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के डील कर रहे होंगे, क्योंकि सारे ऑप्शंस को मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। तो काफ़ी क्वेश्चंस हमारा ऐसे कवर होता जाएगा, ठीक है। आप भी अपना कुछ सुझाव है तो आप दे सकते हैं।